सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 13 मौसी पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत जो लेखक हैं उन्होंने प्यार तथा स्नेह की भाषा का महत्व समझाया है कि चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी प्यार चाहते हैं। इसी प्रकार जो मौसी हैं वह बच्चों से प्यार करती हैं और बच्चे हैं वो मौसी से बहुत प्यार करते हैं। चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाते। किसी के घर शादी होती तो वहां भी सबसे पहले मौसी ही पहुंचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठी नजर आती। दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर जा पहुंचती। छुट्टी की घंटी बजती और बच्चे भागते हुए बाहर निकलते। कोई लड़का उनके कंधे पर बस्ता डाल देता तो कोई उनके गले में। मोहल्ले के सभी बच्चे उसके साथ हो लेते थे। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। यह कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। रोज दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाती थी। वहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां और चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। जब शाम हो जाती और बच्चे खेलकर थक जाते तब वे सब मौसी को घेर कर बैठ जाते, उससे कहानियां सुनते। आज मुझे जितनी कहानियां याद हैं, तोता तोती की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, सुंदरबाई की कहानी, वे मैंने मौसी के मुंह से ही सुनी थी। मौसी मैला सा दुपट्टा यानी कि चुन्नी या ओढ़नी ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े से चने, किसी में टिकिया, किसी में दाल फुलिया। मौसी खोल खोल कर हम सबकी हथेली पर थोड़ा थोड़ा रख देती। कोई बच्चा उससे पूछता कि मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो कहती तुम्हारे मोहल्ले की। यह पूछने पर कि तुम कौन हो, उसका जवाब होता तुम्हारी मौसी। कोई पूछता तुम्हारे बेटी बेटियां कहाँ हैं, तो वह अपनी उंगली से एक एक बच्चे को छूकर कहती यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हम लोग बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। उस दिन बच्चों को कोई लेने नहीं गया। दोपहर को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। सभी ने एक दूसरे से पूछा पर किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता न चला। कोई कहता मौसी के न रहने से मोहल्ला बड़ा खाली खाली लगता है, पेड़ के नीचे सूना सूना रहता था। एक दिन हम मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी हमें एक मकान के अंदर से ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ पड़ी हो, अब तुम किसी दूसरे घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर हम ठिठक खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से, दरार यानी कि छोटा सा छेद, या फिर जब हम देखते हैं कोई दीवार ऐसे होती है ना, उसके बीच में ऐसे लाइन बन जाती है, टूटी हुई सी कोई लाइन, तो ये बीच की जो लाइन होती है उसे दरार कहते हैं। दरार में से अंदर झांक कर देखा, आंगन में मौसी एक खाट पर लेटी थी। बाल उलझे हुए और चेहरा पीला व सूखा हुआ था। उसके पास ही खड़ी एक औरत उसे डांटी जा रही थी, तू अपने गांव चली जा। हमें बहुत गुस्सा आया, पर घर लौटकर माँ से कहा तो वह बोली, बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है भला। मौसी उनके घर में काम तो करती नहीं। दूसरे दिन हमारा हॉकी मैच था। हम खेलकर लौट रहे थे। रास्ते में एक पुल पड़ता था। हम बातें करते आ रहे थे। एकाएक यानी अचानक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। पास में एक छोटी सी गठरी और लाठी रखी थी। मौसी को देखते ही हम सब उसे घेर कर खड़े हो गए। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी है? एक ने पूछा। मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आईं। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, देखते नहीं अपने पैरों से चलकर यहाँ तक आ गई हूँ। तू क्यों जा रही है मौसी? तू मत जा। थोड़ी देर तक मौसी के साथ बतियाकर लड़के आगे बढ़ गए, पर थोड़ी दूर जाने पर मुड़कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखें ऐसी छलछला आई थी कि आंसू थमने यानी रुकने में ही नहीं आते थे। सहसा सभी लड़के लौट पड़े। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल, सबने एक स्वर में कहा। 2-3 लड़के भागकर सड़क पार गए जहां एक दुकान के सामने खाट बिछी थी। वे खाट उठा लाए। उस पर उन्होंने मौसी को जबरदस्ती बिठा दिया, साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे मोहल्ले की ओर चल दिए।
खाट को हम लोग सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठा लाया। योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध, गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप चलकर देखिए। क्लिनिक यानी कि चिकित्सालय, जहाँ पे डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। लड़के आपस में बारी बांधने लगे कि मौसी के पास रात के पहले पहर में कौन रहेगा और दूसरे पहर में कौन। पहर यानी कि समय का एक भाग, जैसे कि पूरी रात में से इतना समय यानी इतने टाइम तक का, ये हुआ एक पहर। इससे आगे का ये एक टाइम, ये हुआ दूसरा पहर। तो इस प्रकार अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहकर मौसी ने तसल्ली ली। पहर यानी कि समय का एक भाग, जैसे पूरी रात और उसका ये एक हिस्सा, तो ये एक पहर हुआ। अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी, कहकर मौसी ने तसल्ली दी। तब जाकर सबको चैन आया। तसल्ली यानी कि भरोसा। इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई। बच्चों ने उसे जाने नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी, अब मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चों के उत्साह को देखकर बच्चों के घर वालों को भी मौसी की चिंता होने लगी। उत्साह यानी कि जोश को देखकर। शीघ्र ही मौसी को रहने के लिए एक जगह मिल गई। हमारे स्कूल में ही हेडमास्टर जी ने उसे काम पर रख लिया, वहीं एक कोठरी भी रहने को दे दी। इस बात को बहुत बरस बीत चुके हैं। बरस यानी कि साल, वर्ष। मौसी अब भी वही है। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। जाड़े के दिनों में स्कूल के आंगन की धूप में बैठ जाती है। बच्चे उसे घेरे रहते हैं। मौसी बच्चों को कहानियां सुनाती है और कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती है। सभी घरों में झांककर घर वालों की कुशल क्षेम पूछती है। कुशल क्षेम यानी हाल चाल, अर्थात वह सभी घरों में झांककर घर वालों से घर की हालचाल पूछती है कि घर में सब लोग ठीक है या नहीं। फिर सांस ढले अपनी कोठरी में लौट आती है। तो बच्चों, ये थी मौसी की कहानी, और कहानी को लिखने वाले थे भीष्म साहनी, अर्थात इस कहानी के लेखक है भीष्म साहनी। और ये पूरी कहानी हमने इन्हीं के अनुसार, इन्हीं की जुबानी में सुनी है। तो मौसी की मैंने पूरी कहानी आपको सुना दी है, हमने पढ़ लिया इसे पूरा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके अभ्यास को बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।